खेल जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमोना पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, खेल हमारे रोज के दिनचर्या में शामिल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से आपका पूरा व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आज चर्चा का विषय है पिस्टल शूटिंग, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एयर पिस्टल की 10 मीटर्स की नेशनल चैंपियन रचना गोविल जी। रचना जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। रचना जी, शूटिंग या पिस्टल चलाना, हम जब पिक्चरों में देखते हैं तो हमें ये इच्छा होती है कि हम भी पिस्टल चलाएं, शूटिंग करें। लेकिन शूटिंग को एज अ करियर बना लेना, आपने अगर इसको शुरू किया था तो क्या एज शौक शुरू किया था या करियर के पर्पस से सोच के शुरू? मैंने जो शूटिंग शुरू किया वो बहुत इत्तेफाकन तरीके से शुरू हुआ। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत दुखी हम रहते थे और डरते भी बहुत थे, अकेले घर में, एज कम थी। तो किसी ने हमको बोला कि आप पिस्टल लेके घर पे रखिए और आपको फिर डर नहीं लगेगा। तो हमने कहा लेके तो लेकिन चलाना कितना मुश्किल है उसको, क्योंकि आपको मालूम है कोई मर जाएगा तो आप कभी चलाने से डरेंगे। तो कहा नहीं, आप पहले फिर ऐसा करिए कि आप जाइए शूटिंग रेंज और वहां आप थोड़ा चलाइए पिस्टल को, फिर आपको डर हट जाएगा चलाने का। तो खैर उसमें हम गए और हमने एक्चुअली पहले, मेरा बेटा उस समय 7 इयर्स का था, तो मैंने उसको पहले कहा कि क्यों ना इसी को शूटिंग कराते हैं। यही एक शायद विडंबना भी होती है कि स्त्रियां सबसे पहले अपने को सामने न रख के अपने बेटे को अपनी बेटी को सबके लिए सोचते हैं, और आपने भी यही सोचा जी। रचना जी, आपने कहा कि एथलेटिक्स का आपका बैकग्राउंड है, कुछ उसके बारे में बताइए। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया एथलेटिक्स में भी, और मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया 3000 मीटर में, 81 में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिर मैंने 1500 मीटर्स में मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया और कंट्री के लिए ब्रोंज मेडल जीता। और पहली इंदिरा मैराथन जो है वो मैंने जीती 85 में। क्या बात। तो और बाकी बहुत सारे मेडल्स हैं, लेकिन ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। आप बता रहे थे कि आपने चैंपियनशिप मैचेस बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। फिर मैंने देखा कि क्योंकि मेरा एथलेटिक बैकग्राउंड था, और मैंने एथलेटिक्स में तो आप धूप में भी दौड़ना होता है और पसीना निकलता है, तो यहाँ पे मुझे शूटिंग में बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन लगी कि एसी फैसिलिटी है। तो हमको लगा कि हम यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। और 1 साल की ट्रेनिंग में, मैंने 97 में शुरू किया था, वो भी किसी से मांग के करते थे हम पिस्टल, क्योंकि पिस्टल मैंने खरीदी नहीं। और जब मैंने किया तो मैंने 1 साल के अंदर मैंने 20 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया 97 में। क्या बात है। यानी और अगर लगन है तो सब कुछ है। बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर मैंने, जिससे मैं पिस्टल मांगती थी, तो उसने मना कर दिया, हम पिस्टल नहीं देंगे, आपने तो मुझे ही हरा दिया मेरी पिस्टल से। तो फिर मैंने 10 साल शूटिंग नहीं करी। फिर मैंने पिस्टल खरीदी। तो रचना जी, आपने कीमत की वजह से पहले पिस्टल नहीं खरीदी। कितनी कीमत होती है पिस्टल? अब इस समय कम से कम नहीं तो एयर पिस्टल जो है वो 1.5 लाख और एयर राइफल जो है वो 2 लाख। इक्विपमेंट महंगा है जी। यानी कि ये अगर शौक है किसी को, और ये अगर कोई करना चाहता है करियर की तरह से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने। नहीं, पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि अगर आप शुरू में, कोई भी बच्चा करना चाहता है, जैसे मैंने किया, तो मैंने खरीदी नहीं पिस्टल। पहले मैंने अपने आप को समझा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे ही मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि अगर उनका बच्चा करना चाहता है तो शुरू में आप मत खरीदिए, आप उसको किसी रेंज पे लेके जाइए वहाँ पे पिस्टल अवेलेबल होती है। ठीक है, कोई किराया देना पड़ता है, जो भी उनका सिस्टम होगा वो नॉमिनल होता है। हाँ, इतना महंगा नहीं होता है, आमतौर पे 0.22 यस। तो वो सारी चीजें हम लोग को तो लेमैन के हिसाब से हमें नहीं समझ में आती। कुछ इसके बारे में बताइए कि किस तरह के पिस्टल्स किस तरह के आयोजन में या किस वेट के हिसाब से आदमी को चूज करना चाहिए, और कुछ अपने बारे में भी बताइए। पिस्टल का तो स्टैंडर्ड वेट होता है। अगर एयर पिस्टल है तो 1.5 kg की ही होगी, चाहे कोई कंपनी बना रही हो। उसमें जो छर्रा पड़ता है वो भी स्टैंडर्ड सेट होता है, वो तो कोई वेरिएशन नहीं होता है, बिकॉज दोज आर इंटरनेशनल रूल्स। वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक ही बनता है। ऐसे ही 0.22 में, तो 0.22 का भी जो वेट है वो भी सब सेम रहेगा, कोई भी बना रहा हो। तो रचना जी, कुछ अपने बारे में बताइए, कौन कौन से चैंपियनशिप्स में आप गई हैं और कहाँ कहाँ पे आपने भारत को रिप्रेजेंट किया है? मैं आपको एक मतलब शुरू में जब मैंने किया शूटिंग, तो मैंने जब उस समय जब इंटरनेशनल लेवल की लड़कियां स्कोर करती थी 400 में करीबन 360 362 के आसपास, मैंने उन दिनों किया 381। तो मतलब सब लोग ये सोचने लगे ये है कौन, क्योंकि लोग हमें जानते ही नहीं थे। हमने तो शुरू ही किया था, 1 ही साल हुआ था, तो कोई जानता भी नहीं था। रचना जी, एक चीज मैं यहाँ ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हम पिस्टल के वेट की बात कर रहे हैं,
आपकी वेट और आपका स्टैचर जो है, हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतने भारी भारी पिस्टल्स को अपने इस स्टैचर के साथ आप इतनी बढ़िया तरीके से मैनेज करती हैं। मुझे लगता है कि वेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मेहनत किया हुआ है। और कोई भी शूटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सिर्फ शूटिंग करना ही नहीं होता है। आप कितना वेट उठा सकते हैं, आपकी बॉडी कितनी फिट है। या आप सोचिए जरा कि शूटिंग में 0.1 mm से भी आदमी मेडल हार जाता है। अभिनव बिंद्रा को जब गोल्ड मिला है बीजिंग में, तो लास्ट शॉट जो था उसमें वो टाई चल रहा था, और उस टाई का मतलब ये है कि जो 1.1 mm से भी जीत सकता है, एंड ही गॉट द गोल्ड। फिजिकल फिटनेस इज द की फॉर एवरीथिंग। आपको फिजिकली फिट तो होना बहुत जरूरी है। कौन सा इवेंट ऐसा है जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और आपको वो बहुत अच्छा लगा? जिसमें मैंने ये ब्रेक किया था, 381 स्कोर किया था, और बिल्कुल नए होते हुए साल में ये हुआ था? ये मैंने किया था 98 में। 98 में। उसके बाद फिर 10 साल किया नहीं, और फिर 10 साल के बाद जब मैंने पिस्टल खरीदी, तो होता ना कि अभी अपना सपना तो पूरा करना ही है। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जज्बा 10 साल बाद भी वैसे ही बना रहा, ये बड़ी बात। सन मस्ट बी सो प्राउड। आपका बेटा कितना खुश हुआ होगा जब इस उम्र में भी आपने ये हासिल किया। उसने मुझे एक मजाक में ये बात बोली, कहने लगा कि अम्मा यू डोंट डिजर्व दिस मेडल। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि तुमने प्रैक्टिस तो की नहीं, सिर्फ 4-5 महीने प्रैक्टिस करी, तुम जीत कैसे सकती हो? मैंने कहा पूरा, कहते हैं ना, साम दाम दंड पे सब कुछ, पूरी जान लगा दो जीतने के लिए। और ये खिलाड़ियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप मैदान में उतरो ना, तो पूरी जान लगाओ हर शॉट को। बहुत ये सोच लो यही शॉट है जिसपे मुझे पूरी जान लगानी, फिर नेक्स्ट शॉट चलाओ तो उसपे भी पूरी जान लगा देनी है। उस दिमाग से करना चाहिए शूटिंग। तो रचना जी, आप बता रही थी कि आपने एक तो वो जो आपने जिसमें सबसे अच्छा स्कोर किया, उसके अलावा आप ब्रॉन्ज भी लाई हैं। उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, बीजिंग में, मिलान में और म्यूनिक में 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। और फिर 2010 में मैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मैं प्रोविल्स में भी थी, लेकिन उसी समय मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। मैं 5 स्टेडियम की इंचार्ज भी थी। उस समय मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे थी और 5 स्टेडियम मुझे देखने थे। यानी जो तो स्पोर्ट्स का आपका जो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वहां से मैं रिटायर हुई एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वहां पर फिर मैंने सोचा कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अगर हमारे लिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो मैं आगे रिटायरमेंट के बाद भी मैं बच्चों तक पहुंचा सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने वो 1-2 कैंप अटेंड किए, लेकिन फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सोचा कि हाँ, क्योंकि एज भी काफी हो गई थी। तो जो ब्रॉन्ज जीता उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं नेशनल चैंपियन हुई। अच्छा, ओके। नेशनल चैंपियन थी मैं 2008 में। और बल्कि क्योंकि ट्रेनिंग की नहीं थी तो हमने ये सब इंटरनेशनल खिलाड़ी थे उसमें, तो हमने ये सोचा कि मैक्सिमम क्या होगा, हम 8th प्लेस पे हो जाएंगे। और जिस समय क्वालिफाइंग राउंड हुआ था तो मैं 4th प्लेस पे थी। मैं फर्स्ट पे नहीं थी। तो मैंने कहा मैक्सिमम बिगड़ेगी चीज तो 8th। और ये भी दिमाग में आया कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो फर्स्ट, वो सेकंड, वो थर्ड करके। हालांकि मैं बहुत डेड अगेंस्ट हूँ ऐसी सोच पे। मुझे लगता है कि जब तक आप हारे नहीं तो हार कभी नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वही है कि हर शॉट को मैंने बहुत पूरा दिमाग लगा के शॉट चलाया। कई बार हम कैंसिल कर दिए हमने शॉट को, और उसमें एक लिमिटेशन भी होता है कि 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपको शॉट चलाना ही है। तो नॉर्मली लोग कैंसिल नहीं करते क्योंकि उस समय आप ना बहुत पैनिक हो जाते हो कि पता नहीं 1 मिनट 20 सेकंड कब खत्म हो जाएगा। नॉर्मली नहीं करते लोग, लेकिन मैंने कैंसिल की अपने शॉट की, नहीं मुझे अच्छा शॉट चलाना है। तो 10.5 10.6 के मैंने काफी शॉट्स चलाए। तो उसके बाद फिर मुझे ये गोल्ड मिला। फिर मैंने उसका चैंपियन ऑफ चैंपियंस खेला जिसमें मेन और वुमेन दोनों का मेरिट लिस्ट इकट्ठा बनती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल इकट्ठा बनती है। तो मैं नंबर 2 पे खड़ी थी। पर फिर वही है कि आपको उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए करने के लिए। जितना हम आपको सुन रहे हैं उतना ही हम इंस्पायर हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे श्रोता भी इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो अमूमन लोग सोचते नहीं इसके बारे में। पहली बात तो ये इतने कॉस्टली है, दूसरा इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, इसमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, और ये ऐसा लगता है कि खड़े खड़े आपको करना है। तो हो सकता है मोनोटनी भी हो जाए, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे को पहले आप देखिए कि वो करना भी चाहता है कि नहीं। शुरू में तो जोश में स्टार्ट कर लेता है। तो एज अ करियर लेते वक्त भी ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यू हैव डिलीवर्ड योर बेस्ट। और अगर आपके बेटे ने आपसे ये बात कही
क्योंकि वो आपके बेटा था शायद कह पाया, हम होते तो शायद हम लोग कभी ये सोच ही नहीं पाते कि आपका जो मेंटल स्टेट उस वक्त रहा होगा या आपने जिस तरह से उस चीज को फेस किया, इवन आफ्टर द गैप ऑफ 10 years, आप जैसा बता रही हैं, इट इज नॉट ईजी। तो इसके लिए वाकई में मैं कितनी भी तारीफ करूँ कम है। साथ ही साथ हम अपने वर्तमान स्थिति में अगर देखना चाहें तो शूटिंग को आप कहाँ देखते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स? अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो पहले हम कहते थे कि हॉकी बहुत अच्छा कर रहा है, हॉकी आज भी फिर से एक बार उठ गया है हॉकी, लेकिन शूटिंग भी कोई कम नहीं कर रहा है। अगर आप इस बार के ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में देखिए तो 2 ब्रोंज मेडल आए, सरबजोत सिंह और मनु भाकर, और फिर उसके बाद स्वप्निल खुसाले ने एक ब्रोंज जीता। मनु भाकर में आपको क्या संभावनाएं दिखती है आगे की? मनु भाकर की अभी एज बहुत कम है एंड फॉर्चुनेटली उसके पास जो कोच हैं जसपाल राणा, वो बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि उनसे मैंने भी कई बार टिप्स ली हैं। मुझे लगता है कि अगर उसने बैलेंस ऑफ माइंड मेंटेन करती है, कई बार क्या होता है कि आपका माइंड, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के बाद आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो अगर वो बैलेंस ऑफ माइंड मेंटेन करती हैं एंड शी इज डेडिकेटेड अपने अचीव करने के लिए, आगे और अचीव करना है, क्योंकि शूटिंग में, और शूटिंग क्या हर स्पोर्ट्स में, लड़ाई आपको खुद से, अपने आप से होती है, दूसरे से नहीं होती। और शूटिंग में खास तौर से एक और भी चीज है कि जो टारगेट है वो आपका अकेला है, किसी कोई आपका टारगेट छू नहीं सकता, आपकी पिस्टल नहीं छू सकता, आपके छर्रे नहीं छू सकता, सब कुछ आपका है, तो आप खुद अपने आप से ही लड़िए। ये बहुत बड़ी चीज है शूटिंग में। तो अगर वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग करती हैं, और एक और चीज है जो बच्चों में मैंने देखा है कि कई बार थोड़ा सा सक्सेस होने के बाद या थोड़ा सा हार जाने के बाद उनको तुरंत अपने कोच में गलतियां नजर आने लग जाती हैं, कई बार होता है बच्चों में, और फिर वो 10 कोचेस को डिस्कस करते हैं। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोच आपको लेके आगे लेके गया है, उस लेवल तक लेके गया है, वो आगे भी और लेके जाएगा। बिल्कुल। गुरु द्रोण को अगर हम सोचे तो ये जरूरी है कि हम गुरु में भी पूरी आस्था रखें और खुद में इतना पेशेंस रखें, इतना अपने अंदर संयम रखें कि हम उस स्पोर्ट को लेके आगे बढ़ने की अपनी जो लालसा है उसको कहीं से कम ना करें। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगी रचना गोविल जी? कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी जीतने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, आपका बैलेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस हो, जवाब आप अपने आप को दो। जरूरत नहीं है आपको अपने पेरेंट्स को, किसी को भी, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को जवाब देने लग जाएंगे ना कि मैंने कैसा किया और क्या मैं और अच्छा कर सकती थी, तो हमेशा आपको एक वो आएगा एनालिसिस करते हो कि नहीं हम कर सकते थे, अच्छा हमने किया नहीं। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता लोग तो आपको बहुत सारे कमेंट करेंगे, उससे डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। और सही बात है रचना गोविल जी कि आप अपने मन को सख्त रखें, अपने मन को फोकस्ड रखें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके खास तौर पे आपके एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। और रचना गोविल जी, आपने इतना समय हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को आपने अपने विचार अपने साझा किए उनसे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।